हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम अली ज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरे पास सीएफओ भी था, सीईओ भी था, सीटीओ भी था, सीएमओ भी था, इंटर्न्स भी थे, लेकिन फिर भी मेरे क्लाइंट्स मुझे रैंक छोड़ दास जान छड़ बना के जाई जा रहे थे और जाए ही जा रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सीटीओ, सीएमओ, सीएफओ और इंटर्न मैं सब कुछ खुद ही था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सोलोप्रेन्योरशिप से स्टार्ट की हुई जर्नी को मैंने 27 ग्लोबल एम्प्लॉयज पर स्केल किया और एडवेंटार्क आईटी एलएलसी द बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी कैसे टीम मेंबर्स के थ्रू बनी और चलती जा रही है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? इट्स आवर 49th वीडियो टुडे एंड आई एम प्राउड टू से कि आपने और मैंने मिलकर ये जर्नी गुजार ली। जो हम 30 वीडियोस पे क्विट करने वाले थे हमने नहीं किया। इसको साला बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। बिजनेस का फ्लो बन रहा है, बिजनेस की कम्युनिटी बन रही है, कंसल्टेशंस बुक हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक बिजनेस बेस्ड कम्युनिटी बन गई है जिसके अराउंड बहुत सारे 3000 4000 व्यू भी ऐसे व्यू के लिए बहुत होते हैं। डेली ब्लॉगिंग थोड़ी है कि 1 मिलियन लोग देख लें, लेकिन ये इतने लोगों ने देख लिया और हम 49 वीडियो पे आ गए। अगली वीडियो पे हमारी हाफ सेंचुरी हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु हैज बीन वाचिंग ऑल दीज सीरीज एंड ऑल द पीपल हु हैव बीन कनेक्टेड टू मी थ्रू कंसल्टेशंस और रिटेनर्स। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड या करियर बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में एक मेरी टीम के व्हाट्सएप का लिंक है, आप बुक कर सकते हैं। 2 या 3 दिन का वेटिंग टाइम। इट्स अ पेड कंसल्टेशन एंड नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि रिमोट टीम मैनेजमेंट किस तरह से होती है और क्या रिमोट टीम मैनेजमेंट सबके लिए होती है और क्या सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी आपको सो फार लेके जाती है या नहीं लेके जाती, तो क्या होता है। तो शुरू करते हैं। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मैंने आपको पहले भी अपनी जर्नी बता चुका हूँ दैट आई वॉज कमिंग कि मैं सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर था। कंटेंट क्रिएटर से मुझे पता चला कि यार असल पैसे तो एजेंसी बिजनेस में। फिर मैंने 2 साल के लिए एजेंसी बनाई, ऑफिस बनाया, पीएन, गार्ड, एम्प्लॉयज़, ये वो शश के सारा कुछ करके ठीक ठाक पैसे कमा के और पैसे डुबा के दोस्तों को काम पे रख के, फिजिकल एम्प्लॉयज़ रख के मैंने ये सीखा कि ये काम मेरे लिए तो सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर बंदे की तबीयत फ़र्क होती है, हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। तो मैंने ये फैसला किया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सोलोप्रेन्योरशिप जर्नी और बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म फाउंड करते ही मैंने होम ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया। अब जब मैं होम ऑफिस में आ गया तो कंपनी का सीईओ भी मैं था, सीटीओ भी मैं था, सीएमओ भी मैं था। ये सब क्या होते हैं गूगल कर लेना। अकाउंटेंट भी मैं था, इंटर्न भी मैं था, मैनेजर भी मैं था, सब कुछ मैं ही मैनेज कर रहा था। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे ही करें। देखिए, जो सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी है वो सोलोप्रेन्योरशिप होती है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसके बाद टीम होती है, उसके बाद टीम बिजनेस डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस एक बिजनेस को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। कुछ लोग ऐसे सेठ माइंडसेट से आते हैं जो दुकानदारी और फैक्ट्री का निज़ाम डिजिटल बिजनेस वर्ल्ड में लगाना चाहते हैं, और उन सबको मेरा यही मशवरा है कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड के रूल्स इस डिजिटल वर्ल्ड में लगाएंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। इस वर्ल्ड की ऑर्गेनिक ग्रोथ इसी बात में है कि आप इसको स्लोली ग्रो करें। मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे मैंने सिस्टम्स बनाए और कैसे मैंने रिमोट टीम को मैनेज करना सीखा, बट मोर ऑन दैट लेटर। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने कंपनी शुरू की तो सारा सब कुछ मैं ही था। तो की अकाउंट मैनेजर भी मैं ही था, मीटिंग में भी मैंने ही जाना है। आगे मीटिंग में बेशक मैंने कह देना कि मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ये बना के देगा, लेकिन वो मैंने ही बनाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एक्सपेरिमेंट करनी पड़ी, हार्ड वे से लर्न करना पड़ा, जिसके बाद सिस्टम्स बने। बट टू एवरीबडी हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ ग्लोबल बिजनेस फ्रॉम देयर होम ऑफिस, आई वुड सजेस्ट देम दैट यू टेक द सिमिलर जर्नी। देखिए, जब आप ये वाले सारे काम देखें, मैक्सिमम लोग जो मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं ना, उनका ख्याल ये होता है कि अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी पिछले दिनों एक आए हुए थे, क्या नाम था उनका, भट्ट साहब। वो कह रहे थे कि मैंने पता नहीं एयरबीएनबी की एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करने के लिए मुझे 4 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा यार आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वैसे ही दान कर दें, लेकिन पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। वो प्रोबेबिलिटी है कि वो पैन आउट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई बिजनेस कर लिया, इसमें 2 तरह के लोग जलील हैं। पहला सेठ बंदा जो फिजिकल वर्ल्ड के बिजनेस में लगाने की कोशिश करता है। दूसरा वो बंदा जिसका फ्लूक कभी ना कभी चला था, उसने कभी ना कभी एक टीम रखी थी या टीम नहीं रखी थी तो कोई बिजनेस किया था, और उस बिजनेस की बेस पे वो एक और बिजनेस करने आया। तो उसने पैसे तो इकट्ठे कर लिए $8-10 हज़ार, लेकिन अब उसकी बेस पे वो एक और बिजनेस करने के लिए आया है और वो कह रहा है कि पहले दिन 4 बंदे और मैं ये बिजनेस बनाऊं क्योंकि पैसे तो मेरे पास हैं। तो सिर्फ पैसे होना पहले दिन टीम बनाने का आंसर नहीं है हर बिजनेस। तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूं कि जो आपने पहले बिजनेस किया था वो बनाने के लिए क्या बगैर एसी वाले कमरे में अकेले लैपटॉप पे बैठ के काम किया था? क्या आपके पास पहले दिन ऑफिस था, या पहले आपने कोवर्किंग स्पेस ली थी? क्या पहले दिन आपके पास
मैकबुक M4 थी या आपने विंडोज़ लैपटॉप से काम स्टार्ट किया था। तो जब आपने तब बिजनेस किया था और आप तब सक्सेसफुल हुए थे, उसकी वजह ये थी कि आपने उसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया था। जब भी आप एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की रेपिटेशन इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरह करने की कोशिश करते हैं, आप जलील ख्वार हो जाते हैं दुनिया और आखिरत में। खैर दुनिया और आखिरत का तो पता नहीं, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में आप जलील हो जाते हैं। सो आपने जब भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है या मिडल ऑफ द जर्नी में आपने पहुंचना है, तो आपने टीम की तरफ जाना है। बट उससे पहले आपके पास वो क्या चीज होनी चाहिए जिसके बाद आपने टीम बनानी है। मैं आपको अपना रूल बता देता हूं। पहली चीज तो ये, जब भी आपने टीम बनाने की तरफ जानी है, तो जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्टेजेस क्या है, मैं आज क्योंकि रिमोट टीम मैनेजमेंट पे बात कर रहा हूं। स्टेजेस ये हैं कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो आप सारे काम कर रहे होते हैं। एक बिजनेस के तंबू का बम्बू जो है वो दो हैं, एक ऑपरेशंस है, एक सेल्स है। शुरू में बंदा डबल शिफ्ट लगा के दोनों काम कर रहा होता है, फिर ओवर टाइम जो है ऑपरेशंस की जिम्मेदारी उससे हट के टीम पे चली जाती है, सेल्स की जिम्मेदारी उसी के पास आ जाती है और बाद में वो एक एडवाइजरी रोल में आ जाता है। लेकिन हर वो काम करने के लिए जब आपने वो काम डेलीगेट करके किसी और को देना है, तो उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त यह है कि वो काम आपने सरफेस लेवल पे या डीप लेवल पे इतना कर लेना है कि कोई आपको फुदू ना बना सके। यानी कि अगर कोई आपको उसमें बेवकूफ़ बना लेगा, फॉर एग्जांपल आप अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं और अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के बाद अब आपको नहीं पता कि बिडिंग किस तरह होती है। आपने किसी बंदे को कहा यार मेरे लिए बिडिंग कर दो, आपके लिए बिडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो मैं हमेशा कंसल्टेशन में कहता हूं कि आपकी मिसाल उस सक्सेसफुल पिज़्ज़ा ब्रांड के साथ है जिसमें आप किचन में खड़े हैं, वेटर ने बाहर किसी से ऑर्डर लिया और ऑर्डर लेके उसने भेज दिया। अब आपका पिज़्ज़ा बिक रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि किस तरह बिक रहा है। आपको नहीं पता मैंने क्रस्ट बेहतर करनी है, चीज़ ज़्यादा डालनी है, चिकन ज़्यादा डालना है, पतला करना है, मोटा करना है, गर्म करना है, क्या करना है। क्योंकि मैं टारगेट मार्केट को जानता ही नहीं हूँ, सेल्स फनल का पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी और को कह रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे काम कर। तो जब आप ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, ये बॉटलनेक्स क्रिएट करता है, विच मीन्स कि जिस दिन आपके शेफ ने छुट्टी की उस दिन आपका रेस्टोरेंट पिज्जा नहीं बना पाएगा। इसलिए हर वो काम को उतना करें कि जिसमें आपको कोई फूदू ना बना सके। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इफेक्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं और आप उसमें आफ्टर इफेक्ट्स एक जरूरी चीज़ है, तो आफ्टर इफेक्ट्स को इतना समझ लें कि जब आप कहें कि लोगो रिवील बनाओ तो आपको पता है कि 15 मिनट का काम है इनवाटो से फाइल डाउनलोड करने के बाद, या अगर मोगरेट फाइल करनी है तो 15 मिनट का काम है। अगर कोई बंदा कहे कि इसमें एक दिन लगेगा तो वो आपके साथ बुलशिट कर रहा है। बुलशिट डिटेक्टर को जानने के लिए आपको एटलीस्ट इतना काम करना पड़ेगा हर उस डिपार्टमेंट में, ताकि आपको ये पता लगे कि ये काम कितनी देर में होता है। और जब आपको ये पता लग जाए तो आप टीम बनाने की तरफ जा सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब अनलॉक होता है। मैं क्या करता हूं कि मैं बेसिक लेवल ऑफ काम, मैंने पहले एक वीडियो में बताया आपको कि अगर आपको बिजनेस नहीं आता तो एमबीए करने के बजाय गेट हायर एन एमबीए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेल में एंट्रियां हुई भी समझ नहीं आती, वो आपको फिर भी बहरहाल समझना ही पड़ेगा। मेरी अपनी पर्सनल जर्नी ये है कि मैंने बेसिक काम तो फुदू ना बनने की हद तक सीखा। फोटोशॉप जो मेरे काम के लिए ज़रूरी था, कंसल्टेंसी में जो ज़रूरी था, जो मुझे नहीं आता था, वो मैंने एक्वायर कर ली स्किल, उसको प्रैक्टिस कर लिया। लेकिन मैं हर वो काम जिसको अब मैं डेलीगेट कर चुका हूँ उसको पहली बात तो एलिजिबल हो जाता हूँ इतना सीखने के बाद कि मुझे उसके बेसिक्स पता हूँ। नंबर 2, जिस रूल को मैं अप्लाई करता हूँ मैं ये अप्लाई करता हूँ कि मैं हर वो काम करना छोड़ देता हूँ जिससे मुझे लगे कि अब मैं ये काम करने से ज़्यादा वैल्यू किसी और तरह से ऐड कर सकता हूँ, या मैं अपना टाइम अगर किसी और चीज़ में दूँ तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक मिसाल के तौर पे एक फ्रंट एंड डेव का मेरे पास काम आया जिसकी फिग्मा पे डिज़ाइनिंग होनी है, अगर मैं करूँगा तो मैं 8 घंटे दूंगा। लेकिन अगर 8 घंटे मैं सेल्स को टाइम दे लूँ तो मैं लेट सपोज $2,000 कमा सकता हूँ। सो आई वुड गिव दैट टू समबडी हु कैन डू इट इन 200, क्योंकि मेरे पास उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है कि मैं उसमें अपने 8 घंटे इन्वेस्ट करूं। तो जब भी मुझे ये लगता है कि यहां से ज़्यादा वैल्यू अपने बिजनेस को मैं कुछ और करके दे सकता हूं, मैं उस काम के लिए डेलीगेशन कर देता हूं। हर बंदा, हर इंसान, हर सीईओ फ़र्क होता है और हर सीईओ अपने हिसाब से इस बात की डिसीजन मेकिंग करता है। बहरहाल मेरा प्रोसीजर ये है, नंबर 1 मेरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे समझ आ जाए गेम क्या है, और दूसरा कि मैं किसी और जगह पे वैल्यू करके अपने बिजनेस को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, तो मैं उसके लिए डेलीगेट कर देता हूं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, रिमोट टीम मैनेजमेंट में, कि हाउ वाज हायरिंग ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय। सो मैक्सिमम लोग जो है ना वो ये समझते हैं रिमोट एम्प्लॉयमेंट या रिमोट, मैं वैसे अपनी जस्ट बाय द वे अपनी जो मेरे कंपनी में, क्योंकि उनका फंक्शनल रोल ये है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेरी कंपनी में
एडवेंटेरियंस हैं, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, मैं भी कंपनी का एक एम्प्लॉई हूँ एज अ CEO। पहली बात है, मैं उनको एम्प्लॉयज़ कहता नहीं, मैं उनको हमेशा टीम मेंबर कहता हूँ, और मैं भी एक टीम मेंबर हूँ, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी टीम मेंबर लिखा हुआ है। साइड नोट है ये। मेन पॉइंट क्या है कि लोग ये समझते हैं कि द फर्स्ट हायर इज़ द डिफ़िकल्ट, और उसके बाद आपका एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, और उस ब्लूप्रिंट को रेप्लिकेट करके आप उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को हायर कर सकते हैं काम के लिए। मैं इसको डिफाई करता हूँ। हायरिंग द फर्स्ट एम्प्लॉई या हायरिंग द फर्स्ट पर्सन की जर्नी आपको मैं बताता हूँ। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, CV was perfect, the interview was perfect, everything was all right. And it would have been perfect if I had not introduced one thing, and that was called a paid week. So, what I ended up doing in the first thing is that I gave out a trial task. कि ये trial task है, मेरे लिए complete कर दो। वो ऐसा टास्क था जो एक्चुअली मैं कंप्लीट करके डिलीवर कर चुका था, बट व्हाट आई वांटेड टू डू वाज टू चेक द पर्सनस एबिलिटी एंड नोबिलिटी, उसकी नफासत और उसकी डेडिकेशन देखना चाहता था उस प्रोजेक्ट के लिए, कि जब तुम्हें किसी चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे तब तुम कैसा परफॉर्म करते हो। मैं आगे जाके बताता हूँ मैंने और क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं ये डेडिकेशन चेक करने के लिए। लेकिन द पेड वीक टास्क, सो दैट कि ये वाला जो हफ्ता है, अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें एक हफ्ते के पैसे दे दूंगा ऑन व्हाटएवर सैलरी दैट आई एम गोइंग टू प्रपोज, लेकिन अगर मुझे पसंद आया तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। सो अब काउंटर इंटुइटिवली वो एक हफ्ते के पैसे कमाने की तरफ तो देखेगा नहीं, वो चाहेगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ताकि मैं ज़्यादा देर के लिए काम कर सकूं। डू यू गेट इट? सो अगर एक हफ्ता काम पसंद नहीं आया तो एक हफ्ते के पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर काम पसंद आया तो इस हफ्ते के नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इंटुइटिवली ये तरीका है ये चेक करने का कि वो बंदा, सो पेड डेडिकेटेड टास्क से इंटरव्यू भी ठीक था, वो बंदा इंटरव्यू भी ठीक था, उस बंदे के स्किल सेट, उसकी लिंक्डइन सब कुछ ठीक कह रही थी, लेकिन पेड टास्क में वो बंदा फेल था। ना क्लाइंट को पसंद आ रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो एक चीज़ सही क्रैक कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्दर भी इन चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। ये कोई रोबोटिक वर्ल्ड नहीं है, इट्स अ पीपल्स बिजनेस। Managing HR is a people's business, and whoever comes to consultation, I tell them that HR is going to be managed differently than what you read in the textbooks. तुमने जो किताब पढ़ी है वो माइकल हर्टमैन ने अपने कल्ट मैन से और अपनी बीवी के क्लिट मैन से पकड़ के जो कुछ लिखा है वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेवरेंस पैकेज नहीं मिलता, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे 50,000 मामला हैं जो यहाँ पे नहीं ट्रू, और वहाँ पे ट्रू है तो वो वाले HR की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ना लगाओ। सो द फर्स्ट फिल्टर जो मैंने इंट्यूटिवली सोचा था कि मैं एक पेड वीक टास्क करूँगा, उसके बाद से जितने टीम मेंबर ऑनबोर्ड हुए हैं सबको एक ट्रायल वीक हुआ है, और सबके साथ ये है। दूसरा ये मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करता हूँ, और भी इसमें बातें होती हैं। दूसरा ये, एक तो ये, दूसरा ये कि मैं बिल्ली मारने वाला काम इस तरह से करता हूँ कि मैं बजाय कि उस बंदे के स्किल सेट को देखने के, ये मैं पर्सनली करता हूँ। जब आप रिमोट टीम सेटिंग में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें नेसेसरी इसलिए होती हैं क्योंकि आप उसके सर पे बैठ के उससे काम नहीं निकलवा सकते। ये कोई देन अगेन कोई फैक्ट्री बिजनेस नहीं है कि आप सर पे बैठे हैं कि बताओ तुमने कितने धागे डाले अंडरवियर के अंदर। ये ऐसे काम होने वाला नहीं है। ये अगर कोई शौक से करेगा तो करेगा, प्रोडक्टिविटी अंदर से लेके आए तो लेके आएगा। और ख़ासकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी पैरामाउंट है का वर्क फ्लो के, वहाँ पे तो सर पे बैठ के क्लॉकिफाई और स्क्रीनिफाई से कुछ भी नहीं हो सकता। सो अगली चीज़ जो मैं चेक करता हूँ मैं ये चेक करता हूँ कि उस बंदे को अनकम्फर्ट के जोन में डाल के, उसको तकलीफ में डाल के वो बंदा काम करने के लिए कितना राज़ी है। सो मैं कोई इंटरव्यू दफ्तरी टाइम में नहीं लेता, सब US टाइम भी गुजरने के बाद रात को 3 से 4 बजे के करीब होते हैं। उस वक्त I require them to turn on their video, and I try to ask them as uncomfortable questions as I want to, because that is how the journey is going to be. The requests are going to be uncomfortable, clients are going to be creating difficult situations, myself, if I don't get the right kind of work, is going to be difficult and snobby to deal with. So वो सारी चीज़ें मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैनेज कर दूँ। मैंने देखा है, मेरा बल्कि एक दोस्त भी है जो कि बता रहा था कि वो पर्सनैलिटी टाइप का एक टेस्ट होता है, हम उनको पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं, उससे उनकी पर्सनैलिटी का एक वो आता है, और फिर हम उसको देखते हैं कि जिस तरह का बंदा हमें चाहिए वो उससे मैच करता है तो रखते हैं, नहीं रखते तो माजरत कर लेते हैं। सारी बातें तो वो पता नहीं क्या होता है, ANFT ENFT इस तरह के सिस्टम्स लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। खैर उसको चीट करना कोई मसले की बात नहीं, मैंने अपना भी टेस्ट किया था और मैं BDSM हूँ उसके अंदर।
तो BDSM के लिए तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है, विच इज़ वाई मे बी कि किसी ने मुझे रखा भी नहीं। ऐसे मुझे ऑफर आई थी मैकेंजी से, मैंने ली नहीं, वो एक अलग बात है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में BDSM के लिए जगह है, बाय द वे स्पीकिंग। ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी है BDSM। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट और ये सारे मामला जो हैं, ये कभी भी अल्टरनेटिव उस चीज़ का नहीं है जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है। सो यू वुड बी स्केयर टू इमेजिन कि आई हैव 27 ग्लोबल एम्प्लॉयज एट द मोमेंट, और मैं फिजिकली आज तक किसी को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। मैं उनको वर्चुअली एक स्क्रीन के थ्रू जानता हूँ, वर्चुअली मेरा उनसे मजाक है, वर्चुअली ही मैं उनको डांट डालता हूँ, वर्चुअली ही मैं उनके साथ एज अ टीम मेंबर काम करता हूँ, वर्चुअली ही मैं उनको जुगते करता हूँ। बट ऑल ऑफ दिस वर्क्स बिकॉज one underlying principle in getting a team member was to build systems। जिस सिस्टम से हम एक दफ़ा गुजर आते हैं फिर उसको पक्का कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन रॉन्ग भी होती है, रिश्तेदारों को मैंने भी जॉब दी है, कज़नों को मैंने भी जॉब दी है, उनको निकाला भी है, बिटर रियलिटीज़ भी आई हैं, फड्डे भी जनरेट हुए हैं। बट वो सब ज़रूरी था, वो ज़रूरी था ये जानने के लिए कि कभी कभी राइट आंसर फाइंड आउट करने का तरीका ये नहीं होता कि आप राइट आंसर ढूंढ लें। कभी कभी राइट आंसर फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि सारे गलत जवाबों का पता हो ताकि आप उनको एलिमिनेट कर सकें। द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सैट में सीखा था मैंने। सो एलिमिनेशन एक मेथड होता है। तो पहला सिस्टम जो मैं यूज़ करता हूँ वो क्या है, पेड टास्क या एक ट्रायल टास्क। उसके बाद क्या, पुटिंग देम इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। उसके बाद क्या, ट्राई टू पे देम लेस ऑन प्रोबेशन सो दैट वी कैन चेक कि इसकी मोटिवेशन कहीं पैसे से एसोसिएटेड तो नहीं है, क्या ये रिगार्डलेस ऑफ द पैसे भी उतना ही पैशनेट वर्क कर सकता है। बिकॉज when the time is hard on company और some remittances are not happening और things are not flowing, तब क्या होगा, ये साथ छोड़ देंगे या साथ चलेंगे या क्या करेंगे। And last but not the least, what I try to do is create a sense of responsibility on their heads। So ऐसे लोग, क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं, आपको सस्ती लेबर पड़ती है अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से काम करवाओ, लेकिन स्टूडेंट्स जिम्मेदार नहीं होते, दे डू नॉट हैव अ स्टेक देयर। वो उनके पेपर आ गए, वो उन्हें मुझे छुट्टियां चाहिए, वो मेरे फलाने फौत हो गया, मेरी बाइक ख़राब हो गई। सो आपको एक सर्टेन एज ग्रुप से काम करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज सर्टेन एज जो है वो सर्टेन मेच्योरिटी लेके आते हैं। The final thing in the system for the employee management is that I always tend to create a system जहाँ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बन रहा हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअली बेनिफिशियल का मतलब ये है कि अगर उस बंदे को, कोई बंदा मेरा टीम मेंबर मुझे आके कहता है कि मुझे आपके एग्जैक्ट टाइम पे कहीं और डबल सैलरी पे मिल रही है, मैं क्या करूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कर लो, छोड़ दो ये वाली जॉब, वो वाली जॉब कर लो, क्योंकि मेरे लिए तुम अपने पैसों का नुकसान क्यों करते हो। दिस इज व्हाट आई कैन डू, बट इफ समबडी इज डूइंग बेटर, गो डू इट। सो द सिचुएशनशिप दैट यू एंड योर टीम मेंबर्स आर शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके बच्चे का बर्थडे आ गया है तो आपने उसको छुट्टी देनी है, तभी वो बर्थडे से फ्री होके बच्चे को गिफ्ट दे के उसके मुंह पे केक लगा कर अपनी बीवी का केक काट के जब आएगा तो आपके लिए एक्स्ट्रा काम करेगा। वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे हैं वो उसके अंदर से तभी निकलेंगे जब आपने उसको बर्थडे की छुट्टी दी होगी और टाइम पे सैलरी दी होगी। सो द म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप नीड्स टू बी देयर एंड देन। तो ये था पॉइंट नंबर 2। द फाइनल एंड द मोस्ट पैरामाउंट situation mechanism, and everybody who comes to a consultation I tell them this, कि what you need to do, what you need to start doing is that introduce a sports culture in your organization। एक होता है फैमिली कल्चर बिजनेसों में, क्या ये मेरे बड़े अब्बू हैं, ये मेरे असल अब्बू हैं, एजी मेरे हकीकी अब्बू हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मेरे अब्बू हैं जी, ये मेरा ताया है, ये मेरा ताया का लड़का है, ये मेरा मामे का, ये मेरा चाचे का, ये मेरी मामी का, ये मेरी फूफी का, ये फलां फलां फलां, ये बच्ची मुझे पसंद है, मैंने रखी हुई है। एक फैमिली कल्चर है। फैमिली कल्चर में क्या हो रहा है, सेठ साहब आ रहे हैं, तू की किता, तू की किता, तू की किता, बहुत अच्छी बात है, चलो रोटी खाइए। 5 बजे ने तो रोटी खाइए और 6 बजे ने तो सारे एक गड्डी च बह के घर जा रहे हैं, ठीक है, अम्मी नू मिलन। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये अगर छोटा बिजनेस है तो बड़ा बेटा आ गया, जैसी लंच ब्रेक कोई छोटा बेटा आ गया, उसको छुट्टी होगी ट्यूशन से, फिर उसने गेमिंग करने जाना है तो वो उन्होंने अपने अब्बू को भेज दिया, अब्बू आ रहे हैं, मांग उनकी बनी हुई है, बाल सर पे है नहीं, जो 3 बाल हैं ट्वीटी की तरह उसी से मांग बनी हुई है, वो बैठे हैं। अब चलो आर्गमीज पहन के बच्चे मेरे गए हैं ज़रा ना, नमाज़ पढ़न गए हैं बच्चे, उधर धब गेमें खेल रहे हैं। एनीवेज, सो एक फैमिली कल्चर है बिजनेस में। फैमिली कल्चर में माफ़ी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस पे माफ़ी है, क्योंकि रिश्तेदारी तो ख़राब आपने कर नहीं सकते। ये तो हो नहीं सकता ना कि आप कहें कि नहीं अब्बू सॉरी, इस वक्त मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे पैसे बताएं कहाँ है, चल है बैठ चुप करके, पैसे भी तुझे मैं नहीं दिए थे, गले में डाल पैसे,
या गले से अब्बे ने निकाल लिए, भाई ने, ये फैमिली कल्चर है। और एक है स्पोर्ट्स कल्चर। स्पोर्ट्स कल्चर क्या है कि रोनाल्डो कप्तान है, एक बंदा बाहर वो खड़ा हुआ है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन बाहर खड़ा हुआ है, गिग्स है, सारे लोग हैं, और हर बंदा अपनी पोजीशन का रिस्पॉन्सिबल है। हर बंदा इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि मिडफील्ड से बॉल पीछे नहीं जाना चाहिए, डिफेंडर से बॉल पीछे नहीं जाना चाहिए, अटैकर बॉल आगे लेके जा रहा हो, सेंटर फॉरवर्ड ये कर रहा हो, वो कर रहा हो। हर बंदा अपनी पोजीशन का रिस्पॉन्सिबल है। और ये इस बात का जवाब है कि जब आप रिमोट टीम मैनेजमेंट में आते हैं तो फिर आप क्लॉकिफाई इंस्टॉल करते हैं कि स्क्रीनिफाई इंस्टॉल करते हैं, भाईजान आप लुलिफाई भी इंस्टॉल नहीं करते। आप स्पोर्ट्स कल्चर इतना तगड़ा बनाते हैं कि हर बंदा ये फील करे कि यार ये मेरा काम है, मेरे अंदर ये एडवांटेनियस स्पिरिट, ये एरोसॉफ्ट स्पिरिट, ये माइक्रोसॉफ्ट स्पिरिट होनी चाहिए कि आई नीड टू फिनिश दिस बिकॉज मी फिनिशिंग दिस विल क्रिएट दैट, और ये फलां 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 एक चेन बनेगी और इसके लिए मैं क्विंटेसेंशियल हूं। और उस क्विंटन टैरेंटिनो होने के लिए यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ स्पोर्ट्स कल्चर। हर बंदा अपनी पोजीशन का रिस्पॉन्सिबल है। हर बंदे को जब वो काम सही नहीं कर रहा उसके अंदर से गिल्ट आ रही है। एक बंदा जो काम सही कर रहा है वो अपने बॉस को कह रहा है कि भाई मुझे सैलरी और बोनस चाहिए क्योंकि ये वाला काम मैंने तुम्हारा निकाल के दिया है। एक बंदा कह रहा है कि कोई मसला नहीं, अगर आपकी पेमेंट लेट हो गई मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं क्योंकि आपने फलानी जगह पे मुझे कॉम्पनसेट किया था। अ स्पोर्ट्स कल्चर। सो जो भी मुझसे कंसल्टेशन में ये सवाल करते हैं ना कि रिमोट टीम मैनेजमेंट में क्या यही कल्चर सबके लिए ट्रू है, मैं उसको कहता हूं नहीं। वेरीज फ्रॉम सीईओ टू सीईओ, वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज हैं जो बगैर एक क्लोज नेट होने, एक जगह पे बैठे होने के बजाय फंक्शन नहीं कर सकती। एग्जिबिट एक 3D रेंडरिंग की कंपनी है, उनके पास एक ही सिस्टम है, सिस्टम पे सबने आना है। ब्लेंडर वाले ने ब्लेंडर चलाना है, सिनेमा 4D ने सिनेमा 4D चलाना है, मोशन ट्रैकिंग ने मोशन ट्रैकिंग करनी है। दे नीड टू बी इन वन प्लेस। वो क्लाउड बेस्ड इंजीनियरिंग अभी मैनेज नहीं कर सकते तो वो वाला काम नहीं होगा। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सीओ टू सीओ वेरी करता है। कुछ सीओज हैं जो कहते हैं कि हम घर से काम नहीं कर सकते, घर में रौला रप्पा बहुत होता है, घर वाले आवाज़ दे देते हैं, दूध वाला आ जाता है, बिजली चली जाती है, मोटरसाइकिल की आवाज़ आ जाती है, मुस्लिम शावर फट पड़ता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये मैनेज नहीं कर सकते। हम दफ्तर में जाएंगे, वही वर्क लाइफ बैलेंस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस की शैम में चल रहे हैं, कुछ लोग फंस गए हैं उसमें और वो नहीं मैनेज कर सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 टाइम जोन के क्लाइंट के साथ डील करते हैं, तो वो अगर एक दफ्तर में जाएंगे वो तो 16 घंटे वहीं बैठ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे भी डील करना है, यूके भी करना है, दुबई भी करना है, यूएस भी करना है, सारे अलग अलग टाइम जोन है, सारे अलग अलग टीम मेंबर्स हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सीओ टू सीओ वेरी करता है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक अकेला इंसान अगर चाहे तो वो ग्लोबल रिमोट टीम मैनेज कर सकता है और ये वाला मॉडल चलता है। और बताना आपको सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये बातें थियोरेटिकल नहीं हैं, ये बातें रियल हैं, क्योंकि कर ली हैं मैंने ट्राई और मुझे पता लग गया कि रियल है। एनीवेज, सो ये हो सकता है। सो मैंने आपको इन समरी ये बताया, नंबर 1 कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मैंने एज अ सिंगल पर्सन की थी। सीओ सेंटी, सीटीओ, सैनिटरी मैन, पीएन मैन, सफाई मैन, सब मैं ही था। और रणछोड़ दास छाछड़ों के क्लाइंट जा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल टीम बनाई। वो बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि एक, मुझे वो काम इतना आता हो कि मुझे उसमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। दूसरा, जब मैं कोई और काम करके ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी कंपनी के टाइम एंड रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम इज़ मनी, तो मैं टीम डेलीगेट कर देता हूँ। टीम डेलीगेट करने के लिए, और आपने भी यही करना है कि आपने पहले दिन से टीम स्केल नहीं करनी, पहले आपने उन चीज़ों को सीखना है, सीख के अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ की, लर्निंग कर्व की ग्रोथ पे जाना है। नंबर 2, जब आपने पहला बंदा लिया तो उसी के ब्लूप्रिंट पे दूसरा बंदा नहीं आएगा। हर बंदा तबीयत में फ़र्क होता है, इसी को इफेक्टिव एचआर कहते हैं। तो आपने सिस्टम्स बनाते जाने हैं, ओवर टाइम वर्कशॉप्स करते रहनी है। इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस। एंड लास्ट एंड द फोरमोस्ट जो मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स कल्चर को इंट्रोड्यूस करना है। इट इज़ योर कल्चर दैट विल लीड यू टू द पाथ ऑफ क्रिएशन, creativity and innovation, not clockify, screenify and lullify. And the personality types test, just by the way, does not work because my personality is BDSM. और चलें छोड़ें। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें आपको बता रहा था कि रिमोट टीम मैनेजमेंट जो है उसका अमली जामा प्रैक्टिकली किस तरह पॉसिबल है, कैसे मैंने एक बंदे की कंपनी को 28 बंदों की कंपनी बनाया आपके सामने बैठे बैठे। आपके साथ मैंने शेयर तो नहीं किया लेकिन मैंने बनाया, और जो लोग टीम मेंबर हैं वो देखेंगे तो कहेंगे कि 14
कहेंगे कि 18 कब हुए और 18 कहेंगे कि 28 कब हुए, बट बच्चों काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें भी नहीं बताई हुई। एनीवेज, ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर चैट शुरू हो जाएगी, आप टीम से बुक कर सकते हैं। नो डिस्काउंट अवेलेबल। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बिजनेस की चीज़ें शेयर करता हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं इसका फीडबैक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आके आप जरूर दें। लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो पड़ी रहेगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एक स्टेचर है, आप समझ ही सकते होंगे। तो आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं शायद आपको फॉलो बैक ना कर सकूं। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आके अपना फीडबैक जरूर दें ताकि आपके फीडबैक को यूज करके आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। अगली हाफ सेंचुरी वीडियो है, सजेस्ट करते हैं किस टॉपिक पे होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके। बाकी जो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थी आज की वीडियो। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।